हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 32nd लेक्चर वीडियो है। एंड ओबी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बनाई हुई है, जिसमें मैंने ओबी के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। एंड अब हमारा ये जो सब्जेक्ट है ओबी, ये अब फिनिश होने के कगार पे है, फिनिश होने वाला है। तो जरूर इस प्लेलिस्ट का फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसको शेयर करिएगा। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये टॉपिक आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कितने टाइप का होता है एंड क्यों ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या उसके एम्प्लॉय ये जो चेंज है इसको रेजिस्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा विरोध करते हैं, ऐसा क्यों होता है तो ये हम देखेंगे। तो इसके कॉजेज, रीजंस हम देखेंगे कि एम्प्लॉय क्यों रेजिस्ट करता है एंड क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन भी जो चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज को रेजिस्ट क्यों करते हैं, तो इसके रीजंस देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये जो रुकावट है, ये जो विरोध है चेंज का, इसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ओवरकम कर सकती है, कैसे मैनेज कर सकती है। ठीक है, वो हम देखेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कर्ट लिविन की थ्योरी ऑफ चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, तो चेंज का हिंदी में मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है, और हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। और एक बात कही जाती है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी चेंज ये जो वर्ड है, दिस इज द ओनली कांस्टेंट, यही कांस्टेंट है, इसके अलावा हर चीज हमारे नेचर में, हमारे आसपास हर चीज जो है वो चेंज होती है। तो क्योंकि किसी बिजनेस के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है समय के साथ, ठीक है, तो इसलिए हर बिजनेस को भी जरूरत है कि वो अपने यहाँ की जो चीजें हैं, जो प्रोसेस है, जो मेथड्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, और भी मैं बताऊंगी जो स्ट्रक्चर है, अपना जो कल्चर है, हर चीज को ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा एक समय के बाद जरूरत को देखते हुए चेंज करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो वही क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अकर्स। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कब होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म करती है। क्या ट्रांसफॉर्म करती है, अपने स्ट्रक्चर को, स्ट्रैटेजीज को, अपने मेथड को, अपने कल्चर को, या ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको जब ट्रांसफॉर्म करती है, चेंज करती है, टू रीऑर्गेनाइज एंड रीस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर या रीऑर्गेनाइज करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ के स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, मेथड, कल्चर एंड बाकी चीजों को जब चेंज करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, तो उसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बेसिकली क्या है, ऑल्टरेशन, यानी चेंज ऑफ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की होती है, हायरार्की समझ रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है, मैनेजर, उसके नीचे सब मैनेजर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये जो हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन में बनी हुई है, जूनियर मैनेजर सॉरी, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की बनी हुई है उसमें जो चेंज है, जो एम्प्लॉयज है उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज है, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का ही पार्ट है। ठीक, तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड दिस इज अनअवॉइडेबल। ऑर्गेनाइजेशन चेंज अनअवॉइडेबल है, ये तो होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि बिजनेस के आसपास का एनवायरमेंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, आज से 10 साल पहले जो चीजें थी क्या वो अब है, नहीं, चेंज हो चुका है। ठीक है, तो चेंज इज अनअवॉइडेबल, चेंज को रोक नहीं सकते, चेंज तो लाना ही पड़ेगा, अगर समय के साथ चलना है तो चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर अपने ऊपर भी देखें तो आज से 10 साल पहले एंड अब के टाइम में हमारी लाइफ में भी कितना मेजर चेंज आ चुका है। टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम बात करें तो कितना ज्यादा चेंज आ चुका है, हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, तो चेंज तो अनअवॉइडेबल है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज होता है। एक और डेफिनेशन चेंज की है कि चेंज क्या है, चेंज इज द ऑल्टरेशन इन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिस्टम, जो भी प्रोसेस, जो भी मेथड फॉलो किए जा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो या सोशल हो, जो भी सिस्टम फॉलो किए जा रहे हैं उसमें जो भी चेंज हो रहा है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बेसिकली क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ वर्क एनवायरमेंट।
ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क एनवायरमेंट है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो एक इक्विलिब्रियम में थी, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस स्टेट में थी, ठीक है। बट चेंज की वजह से क्या होता है, उसका जो पुराना इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड न्यू इक्विलिब्रियम की पोजीशन एस्टेब्लिश होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट इम्प्लाइज यानी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इम्प्लाइज अ न्यू इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हुआ, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हुआ, जॉब, पीपल, ठीक है, इन सब के बीच में एक न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है चेंज से, ठीक। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फीचर बताती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का है वो ये है कि कोई भी चेंज से क्या होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होता है। जैसे सपोज करिए अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ का स्ट्रक्चर ही चेंज किया, ये जो हायरार्की है इसको ही अगर सपोज करिए चेंज किया, ठीक है, ये चेंज किया है, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट को, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो चेंज किया, ठीक है, ये एक पार्ट को इफेक्ट डालेगा, लेकिन ये ज्यादा या कम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट डालता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस होते हैं ना, ये कम या ज्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट डालता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला जो फीचर है चेंज का वो क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि चेंज से क्या होता है, जो ओल्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जो स्टेबिलिटी बनी हुई थी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो ओल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो इससे ओल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब पुराना जो काम करने का तरीका था, पुराना जो सेटअप था वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड न्यू इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। एंड तीसरा फीचर और आखिरी फीचर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का क्या है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, चेंज चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वन शॉट एक्टिविटी है, एक बार चेंज आया उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो चेंज का जो इम्पैक्ट है और चेंज की वजह से फिर और चेंजेस आते रहते हैं, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जो अगर छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो तो इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े चेंजेस किए गए, ठीक है, कुछ बड़ा चेंज हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर क्या होगा, स्पेशल एफर्ट रिक्वायर्ड होगा, होता है ना। जैसे आपको याद होगा जब बैंक्स में, पहले क्या होता था, बैंक के सारे काम क्या होते थे, मैनुअल होते थे। फिर उसके बाद बैंक में जब बैंकों का जब कंप्यूटराइजेशन हुआ, कंप्यूटर्स जब बैंक में इंट्रोड्यूस किए गए, तब कितना बड़ा रेजिस्टेंस आया था। बैंक के एम्प्लॉयज जो है बहुत इसका विरोध कर रहे थे। क्यों, उसके बहुत सारे कारण है। लोगों को लग रहा था उनकी जॉब चल जाएगी, या फिर उस समय कंप्यूटर से लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे। लोग सोच रहे थे कि कंप्यूटर हम सीख भी पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। इससे कुछ लोगों को लगता था इससे हमारा काम और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो नहीं समझ पा रहे थे कि बल्कि इससे काम हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम था कि इंट्रोड्यूस किया गया बैंक्स में कंप्यूटर, तो ये वन टाइम था, वन टाइम नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि इसके बाद जो है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, फिर उसके बाद प्रोसेस भी तो, जो टास्क है ऑर्गेनाइजेशन के या बैंक्स के थे उनको भी तो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप मेथड या टेक्नोलॉजी चेंज कर देते हैं तो धीमे धीमे जो इम्पैक्ट है हर चीज पे पड़ता है, फिर उनमें भी चेंज करना पड़ता है। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के फीचर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंज है वो कितने टाइप का होता है। तो ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला है टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंज, दूसरा है टास्क रिलेटेड चेंज, तीसरा है स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंज, नेक्स्ट है पीपल रिलेटेड चेंज, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंज होता है तो वो ये 4 तरीके के चेंज हो सकते हैं, राइट। इसको चलिए अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो चेंज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंज, टेक्नोलॉजी में चेंज हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी, देखिए जो भी काम करने का तरीका है, जो भी मेथड है, जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी तरीका यूज किया जा रहा है, ठीक है, उसमें अगर चेंज किया गया, टेक्नोलॉजी में चेंज किया गया। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो बैंक वाला एग्जांपल दिया था वो टेक्नोलॉजी में ही तो चेंज था। पहले क्या था, मैनुअल काम हो रहा था, फिर उसके बाद उसका कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया, बैंकों के काम का कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया, तो ये टेक्नोलॉजी में चेंज किया गया। या कोई फैक्ट्री है, उसके यहाँ पहले पुरानी मशीनरी यूज हो रही थी, पुराने टाइप की मशीनरी यूज हो रही थी जिसपे बहुत सारे वर्कर को कॉन्टिन्यूअस मॉनिटर करते रहना होता था, मतलब खुद कमांड बार बार देना पड़ता था अगले टास्क के लिए। लेकिन अब शायद कोई एडवांस मशीनरी आ गई है जिसमें काम ऑटोमेटिक हो रहा है, बहुत सारे लेबर्स की जरूरत नहीं है, उन मशीन को बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, एक बार कमांड दे दिया तो मशीन ऑटोमेटिक रन कर रही है।
तो ये क्या चेंज है, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंज है। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस लगा दिया गया, जैसे कंप्यूटर्स यूज किया जाने लगा मैनेजरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंज है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया गया है, पहले एक एक यूनिट का प्रोडक्शन होता था, अब बल्क में मास प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज कर दी गई, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंज। तो ये पहले टाइप का चेंज है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंज, मतलब करने का तरीका बदला। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज चेंज किया। दूसरा जो है चेंज, वो क्या होता है, टास्क रिलेटेड चेंज। दूसरा क्या है, टास्क रिलेटेड चेंज, यानी किन मतलब किन टास्क से वो काम पूरा किया जा रहा है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई भी जॉब परफॉर्म करना है, ठीक है, जो भी काम है, जो भी जॉब परफॉर्म करना है, तो जॉब इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टास्क। जॉब जो होती है कई टास्क से मिलके बनती है, बहुत सारे टास्क होते हैं जो परफॉर्म होते हैं, फिर वो काम पूरा जॉब कंप्लीट होता है। तो अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो टास्क में तो ऑटोमेटिक चेंज आएगा ना। अगर आपने तरीका ही चेंज कर दिया, पहले मैनुअल था अब ऑटोमेटेड कर दिया, या पहले पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन यूज हो रही थी अब नई टेक्नोलॉजी की मशीन यूज होगी, तो आप जो टास्क परफॉर्म करते हैं, जो लेबर्स फैक्ट्री में टास्क परफॉर्म करेंगे, उसमें भी तो चेंज आएगा। तो वही है दूसरा, टास्क रिलेटेड चेंज। तीसरा जो चेंज है दैट इज स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंज। स्ट्रक्चर मतलब क्या है, हायरार्की। ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की होती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस होती हैं, इनमें अगर चेंज आ रहा है, अगर इनमें चेंज आ रहा है, जो इंप्लॉइज की रिपोर्टिंग वगैरह है, ठीक है, उनमें अगर चेंज आ रहा है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, इनमें अगर चेंज आ रहा है, अगर नंबर ऑफ लेवल्स, जो हायरार्की है, अगर नंबर ऑफ लेवल चेंज कर दिए जा रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, तो अगर स्ट्रक्चर में चेंज किया जा रहा है तो वो किस में आता है, स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंज में। ठीक, तो ये होगा तीसरे तरीके का चेंज। चौथा जो तरीके का चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, पीपल रिलेटेड चेंज, एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो चेंज है। देखिए, एम्प्लॉय अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, तो एम्प्लॉय में कुछ पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वही है पीपल रिलेटेड चेंज। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप पे कुछ ऐसा चेंज कर रहा है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज की जो स्किल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर चेंज हो, तो वो किस में आता है, पीपल रिलेटेड चेंज में। जैसे अगर कोई नई मशीनरी फैक्ट्री में आ रही है, तो जरूरत है ना कि एम्प्लॉय उस न्यू मशीनरी की जो फंक्शनिंग है उसको समझे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया सॉफ्टवेयर अब से यूज किया जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उनमें ये स्किल होना चाहिए कि वो उस नए सॉफ्टवेयर को चला लें। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। जब बैंक्स में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था, कंप्यूटर आए थे, तो क्या था, एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया गया था ना कि वो कुछ नया लर्न करें, उनमें ये स्किल होनी चाहिए, कुछ नया लर्न करने की स्किल, इच्छा होनी चाहिए। बाकी तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रही थी, बैंक की पूरी नॉलेज, बैंक में जो कंप्यूटर के थ्रू जो ऑपरेशन होने थे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी ट्रेनिंग दे रही थी, पर ये स्किल होनी चाहिए कि हम नई चीज सीखने के लिए हमेशा रेडी रहें। तो ये क्या है, पीपल रिलेटेड चेंज। तो ये चार मेन टाइप के चेंजेस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंज, टास्क रिलेटेड चेंज, स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंज एंड पीपल रिलेटेड चेंज। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, अगर जो चेंज होगा तो एम्प्लॉयज बहुत खुश होंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तो एम्प्लॉयज बहुत खुश हुए थे क्या? या अगर कोई फैक्ट्री है, वहां पे एक ओल्ड मशीनरी यूज की जा रही थी, पुराने तरीके की मशीनरी यूज की जा रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग रखनी पड़ रही थी, लेबर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी उस मशीनरी पे, और अब उसकी जगह एक काफी एडवांस मशीनरी लाया गया है, जिससे प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसको बहुत ज्यादा मॉनिटर, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस और बहुत ज्यादा लेबर्स की इस मशीनरी पे जरूरत नहीं है। तो क्या लेबर बहुत खुश होंगे क्या? नहीं। क्या होता है, और एक बात ये भी है ना, कुछ नया, सपोज करिए नया सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में लाया गया, तो क्या जो वर्कर्स हैं वो बहुत खुश होंगे क्या? वो ऑलरेडी सेट थे ना, पुराने सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी सेट थे, उन्हें चलाना आता था, उनकी प्रैक्टिस हो चुकी थी। पर अगर नया सॉफ्टवेयर आया, अब क्या करना पड़ेगा, उन्हें नया सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, इसीलिए टर्म आया रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू चेंज, तो जनरली, और ये हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। हम लोग भी जिस धैर्य में हमारी लाइफ चल रही है, जैसे हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं ना हम वैसे ही काम करते रहे।
हम भी तो चेंज बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि चेंज के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें कोई चेंज करना है तो पहले तो हमें वो सीखना पड़ेगा, वो चीज सीखनी पड़ेगी, और फिर हमारी जो नॉर्मल जो रूटीन जो सेट हो चुकी लाइफ थी उसमें थोड़ा सा मतलब हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा नई सिचुएशन में। तो हम भी तो चेंज बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है ना, वो भी बहुत ज्यादा चेंज पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब रिलक्टेंस ऑफ पीपल टू अडेप्ट टू चेंज, यानी कोई नया चेंज, कोई नया जो परिवर्तन हो रहा है उस पे जो एम्प्लॉय है वो रिलक्टेंस होते हैं, यानी संकोच करते हैं, विरोध करते हैं, हेजिटेट होते करते हैं, एंड दे आर अनविलिंग, उनकी इच्छा नहीं है चेंज करने की। ठीक है, तो इसी को कहा गया है रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉय कैन बी रेजिस्टेंस टू अडॉप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशन में ये जो चेंज आ रहा है, पीपल रिलेटेड चेंज या स्ट्रक्चर में चेंज या टेक्नोलॉजी में ये जो चेंज आ रहा है, तो इसमें एम्प्लॉय भी इसका विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। अब सवाल आता है क्यों रेजिस्ट करते हैं? क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, ये इंसान का नेचर है कि हम जैसे चल रहे हैं हमें वैसे ही चलने दो, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि चेंज में फिर हमें थोड़ा सा अपने रूटीन में, मतलब हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें नई चीजें सीखनी पड़ेगी और नए सिस्टम में पता नहीं हम अडॉप्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट इसको मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि चेंज तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चेंज तो होगा ही। बिजनेस एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ेगा अगर उसे समय के साथ चलना है। बट एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा चेंज पसंद नहीं करते हैं, और ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, इसीलिए नहीं पसंद करते। बेसिक ह्यूमन नेचर है एम्प्लॉय का, वो चाहते हैं कि जो भी मेथड, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी तरीके से वो काम कर रहे थे वो वैसे ही करते रहेंगे, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। ठीक, लेकिन डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा ना। अगर माइनर चेंजेस हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, अगर छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कुछ करेक्टिव प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं तो वो इजिली एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर चेंजेस बड़े हैं, अनयूजुअल चेंजेस हैं, तो इससे कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सीरियस प्रॉब्लम जनरेट होती है। इसीलिए हम लोग ये टॉपिक अलग से पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, क्योंकि अगर बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है तो इंप्लॉयज उतना ही ज्यादा विरोध करेंगे, और फिर इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, वरना ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, इस पे बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो कैसे मैनेज करेंगे इस रेजिस्टेंस टू चेंज को वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कारण पढ़ेंगे कि इंप्लॉयज क्यों रेजिस्ट करते हैं चेंज को। और ये हम दो लेवल पे पढ़ेंगे, एम्प्लॉय क्यों रेजिस्ट करते हैं और बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये कारण पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अगस्त 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट मेरे फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोडेड है। मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। कुछ कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे हैं, कुछ सब्जेक्ट सेकंड चैनल पे है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और एक बात और है कि ये अगस्त 2024 तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अगस्त 2024 तक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को जरूर कर लीजिएगा। एंड नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर किया करिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक लाइक से। एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। एंड इसको फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, एक बार स्क्रीन क्लियर करके दिखा देती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपडेट टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एम्प्लॉयज क्यों रेजिस्ट करते हैं, जो एम्प्लॉयज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्यों चेंज नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है दैट इज फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ अननोन। अगर हमें पूरी जानकारी नहीं होगी, अनसर्टेनिटी होगी, पता नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आ रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन में जो नई मशीनरी आ रही है, या जो ऑर्गेनाइजेशन में नया सॉफ्टवेयर यूज किया जाना है, या जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेजर चेंज हो रहा है, तो या ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अगर चेंज, कंप्लीटली चेंज हो रहा है, ठीक है, या हायरार्की चेंज की जा रही है, या डिपार्टमेंट पूरे डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, चेंज लाया जा रहा है, बहुत बड़ा चेंज लाया जा रहा है, तो फियर ऑफ अननोन या अनसर्टेनिटी, यानी आगे चल के क्या फ्यूचर होगा, ये जो चेंज है इससे एम्प्लॉय डरता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या उसमें चेंज आएगा, वो नई टेक्नोलॉजी सीख पाएगा कि नहीं, नया सॉफ्टवेयर सीख पाएगा कि नहीं।
तो इसलिए वो डरता है, फियर है इस बात का, ठीक है। एंड इस फियर के कारण एम्प्लॉय में एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आती है, इसलिए जो एम्प्लॉय है वो जनरली इसको, ये जो चेंज है इसको अवॉइड करता है, ठीक है। तो कारण क्या है? अनसर्टेनिटी, क्योंकि उसे पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। इस चेंज के कारण वो इस चेंज से कोप अप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए, ठीक, उसको बैक ऑफिस से सेल्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। सपोज करिए एक एम्प्लॉय है, बैक ऑफिस में बढ़िया वो काम कर रहा था, डॉक्यूमेंटेशन ये सब सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, अब उसको सेल्स में भेज दिया जाए, मार्केटिंग में भेज दिया जाए, तो वो रेजिस्ट करेगा ना, क्योंकि वो अनसर्टेन है, उसे श्योर नहीं है कि वो मार्केटिंग में परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर किसी इंप्लॉय को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो अनसर्टेन है ना, उसे समझ में नहीं आएगा, पता नहीं मैं अकाउंट सीख पाऊंगा कि नहीं, टैली चला पाऊंगा कि नहीं, या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है तो चला पाऊंगा कि नहीं। तो ये एक डर है, तो इसलिए भी इंप्लॉय रेजिस्ट करता है। दूसरा जो है स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का क्या मतलब है कि इंप्लॉय जो है ये नहीं चाहता कि कोई भी डिस्टर्बेंस हो उसके एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम में। बताया था ना कि एम्प्लॉय एक जगह सेट है, ये एम्प्लॉय सेट है, उसे अपना काम पता है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सब कुछ पता है, सेट है एकदम, उसकी लाइफ, उसका वर्क लाइफ बैलेंस, उसका वर्किंग पैटर्न सब एक जगह सेट है। बट अगर चेंज होगा तो क्या होगा, पता नहीं वो नई जगह पे एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो वही है स्टेटस क्यू, यानी चेंज जो है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब कर देगा, तो ये एम्प्लॉय नहीं चाहता। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज, यानी चेंज के बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं दी है तो भी तो एम्प्लॉय डरता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था बैंक्स में, तब बहुत सारे एम्प्लॉयज को क्या डर था? जॉब लॉस का, कि उनकी नौकरी चल जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, नौकरी नहीं गई, बस काम और आसान हो गया। जो मैनुअल चीजें थी अब वो कंप्यूटर की मदद से इजीली की जाने लगी। तो वही एम्प्लॉयज को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, इनकम्प्लीट और गलत इंफॉर्मेशन अगर होगी तो भी एम्प्लॉय क्या होगा? रेजिस्ट करेगा चेंज। नेक्स्ट क्या है? फियर ऑफ एडजस्टमेंट। एम्प्लॉयज को ये भी लगता है कि हम इस चेंज में एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं। मैंने बताया ना, डिपार्टमेंट अगर ट्रांसफर कर दिया जाए, एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए, तब एम्प्लॉय थोड़ा सा हो जाएगा ना कि पता नहीं मैं दूसरे डिपार्टमेंट में सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं, नया काम सीख पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। तो फियर ऑफ एडजस्टमेंट। अगला क्या है? फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिमोशन। ये भी एक चेंज होता है। एम्प्लॉय को लगता है जब बैंक में कंप्यूटराइजेशन हुआ तो उन्हें क्या लगा था? अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉस हो जाएगी, लोगों की छटनी कर दी जाएगी, या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन ले आते हैं ना, अगर फैक्ट्री में कोई या कोई कंपनी ले आती है, तो भी इंप्लॉइज में ये बहुत डर होता है कि अब लगता है छटनी होगी लेबर्स की, ठीक है, या क्या होगा? डिमोशन कर दिया जाएगा। तो ये भी एक डर होता है। नेक्स्ट एम्प्लॉय रेजिस्टेंस का एक और कारण होता है कि एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा अगर उस चेंज से कोप अप करना है, ठीक है। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आया है तो एम्प्लॉय को वो सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा ना, कोई नई मशीनरी आई है तो एम्प्लॉय को उस मशीनरी पे काम करना सीखना पड़ेगा ना। तो अगर एम्प्लॉय रिलक्टेंट है यानी अनविलिंग है, सीखना नहीं चाहता है कुछ भी नई चीज, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस का, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आया एम्प्लॉय क्यों रेजिस्ट करता है चेंज को। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों रेजिस्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं चाहती चेंज। तो इसका सबसे पहला कारण क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, प्रॉपर काम एकदम सेट है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का सेट है, हर एम्प्लॉय को पता है कि उसका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्या है, कितना प्रोडक्शन होना है, कब होना है, रॉ मटेरियल कहां से आना है, सारी चीजें प्रॉपरली एकदम सेट है, ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्टेबल पोजीशन में, स्टेबिलिटी मेंटेन है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ पे कोई इस मेजर चेंज किया तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी ना। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी रेजिस्ट करती है चेंज को, वो अपने स्टेबल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहती है अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, इस चीज का डर होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक। नेक्स्ट जो है रीजन ऑर्गेनाइजेशन क्यों रेज करती है वो है रिसोर्स लिमिटेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे चेंज लाएगी तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नई मशीनरी लाना होगा, ठीक है, कुछ बिल्डिंग या स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, प्लस एम्प्लॉयज प्लस और भी कुछ खर्चे होंगे। तो ये सब अननेसेसरी के इस चेंज के कारण ये सारी चीजें आ रही है ना, नई मशीनरी, नए सिस्टम की शायद जरूरत पड़े, जगह की जरूरत पड़े, ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, इससे और ट्रेनिंग देंगे तो यानी पुराना जो काम है वो भी तो डिस्टर्ब होगा और खर्चे होंगे। तो ये सब इस रिसोर्सेस की भी तो लिमिटेशन है ऑर्गेनाइजेशन के पास।
तो इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट करती है चेंज को। नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन क्या है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? संक मतलब होता है जो खर्चे, संक कॉस्ट मतलब होता है जो खर्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पुरानी मशीनरी एक खरीदी हुई थी, ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इसको हटा करके एक नई मशीनरी ले आ रही है, ठीक, तो यानी जो खर्चे ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे कर दिए थे वो तो गए अब, ठीक है। तो इस चीज का भी एक डर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए अपना जो और क्या एग्जांपल दे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ पे जो सिस्टम थे वो पुराने, या जो सॉफ्टवेयर था खरीदा था, पुराना जो सॉफ्टवेयर, उसको खरीदने प्लस उसको अपडेट वगैरह करने के खर्चे होते होंगे, ठीक है, तो वो खर्चा तो ऑर्गेनाइजेशन कर चुकी है ना। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन उसकी जगह कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा? वो जो पुराना खर्चा ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है पुराने सॉफ्टवेयर पे, वो तो क्या हुआ? वो पैसा डूब गया ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक कंसर्न होता है संक कॉस्ट का, यानी जो खर्चा हम ऑलरेडी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी पे, पुराने उस पे, पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी मशीनरी, पुराने सॉफ्टवेयर पे जो खर्चा कर चुके हैं वो सब डूब जाएगा अगर हम चेंज करेंगे तो। पुराना सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एम्प्लॉइज को अगर हफ्ते भर की ट्रेनिंग दी गई थी, उस ट्रेनिंग का भी तो कुछ खर्चा रहा होगा, ठीक है, तो यानी वो सब डूब गया अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया सॉफ्टवेयर अडॉप्ट कर लिया तो ये भी एक कारण होता है ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए चेंज को रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो ये थे कुछ रीजंस। अब जल्दी से देख लेते हैं एक और टॉपिक, ओवरकमिंग एंड मैनेजिंग द रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ओवरकम कर सकती है, कैसे मैनेज कर सकती है ये जो विरोध, ये जो संकोच, ये जो अनविलिंगलीनेस है चेंज की, उसको कैसे मैनेज कर सकती है। तो ये सबसे पहला तरीका ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है? इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करे, एम्प्लॉयज का भी पूरा पार्टिसिपेशन ले चेंज में, तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करेंगे, तब एम्प्लॉयज के पास सारी जानकारी भी रहेगी, तब वो इतना रेजिस्ट नहीं करेंगे। अगर एम्प्लॉयज भी उस चेंज में इन्वॉल्व हैं तो वो इस चेंज को नहीं, इस चेंज का विरोध नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज का भी अगर पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉयज की भी ओपिनियन ली गई है अगर इस चेंज में, तो वो इसका इतना विरोध नहीं करेंगे। और अगर उनका पार्टिसिपेशन है तो उनको इस चेंज के बारे में जानकारी भी ज्यादा होगी, तो इसलिए वो विरोध नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेट एंड एजुकेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एम्प्लॉयज को आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट किया है उस चेंज के बारे में, जो सॉफ्टवेयर आ रहा है उसके बारे में सारी जानकारी दी है, एजुकेट किया है, अगर बताया है कि कंप्यूटर के आने से आपकी जॉब नहीं जाएगी बल्कि आपका काम और आसान होगा, नई मशीनरी आने से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपका बेनिफिट है, आपका अप्रेजल अच्छा होगा, अगर प्रॉपरली एजुकेट किया है तो भी क्या होगा? एम्प्लॉयज रेजिस्ट नहीं करेंगे चेंज को। अगर एम्प्लॉय को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, इस चेंज के रिगार्डिंग एम्प्लॉयज के जो भी डाउट्स वगैरह है वो सब क्लियर किए जाए, पूरा सपोर्ट और फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए, तो भी एम्प्लॉय चेंज को रेजिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, अगर एम्प्लॉय जो है बहुत स्ट्रेस में आ गया उस चेंज के कारण, बहुत उसे एंजाइटी हो रही है, तो उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह अगर प्रोवाइड किया जाए तो भी एम्प्लॉय क्या है? चेंज को रेजिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एम्प्लॉय का अगर डिपार्टमेंट अगर शिफ्ट कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है, या उसका कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया है, किसी दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है, तो क्या है? साइकोलॉजिकल, अगर वो बहुत डिस्टर्ब हो गया इस बात से, तो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग वगैरह, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए। अगर उसका डिपार्टमेंट बदल दिया गया है तो उसे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए, तो इससे भी एम्प्लॉय चेंज को रेजिस्ट नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस टू चेंज को कैसे मैनेज किया जा सकता है? लीडरशिप। तो यहाँ पे रोल ऑफ लीडरशिप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज में। अगर लीडर सही है ना, अगर आपका जो मैनेजर है वो एक बहुत अच्छा कैपेबल लीडर है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंज में, तब जो एम्प्लॉय है वो इतना रेजिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर लीडर कमजोर है, आपका जो मैनेजर है वो एक अच्छा लीडर नहीं है, वो अपने एम्प्लॉय को समझा ही नहीं पा रहा है कि इस चेंज की इंपॉर्टेंस क्या है, ये चेंज क्यों लाया जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट है, ये सब कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, समझा ही नहीं पा रहा है, अच्छी लीडरशिप नहीं निभा पा रहा है, तो फिर क्या होगा? एम्प्लॉय रेजिस्ट करेंगे। तो लीडरशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेज करने में रेजिस्टेंस टू चेंज। नेक्स्ट क्या है? निगोशिएशन एंड अग्रीमेंट। निगोशिएशन मतलब सपोज करिए एम्प्लॉय बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है? थोड़ा सा चेंज में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, कुछ एम्प्लॉयज के साथ कुछ निगोशिएशन अगर किया जाए, एम्प्लॉयज के साथ उसी के रिगार्डिंग कुछ अग्रीमेंट कर लिया जाए कि ठीक है इतना चेंज नहीं होगा बट इस लेवल का चेंज होगा, ठीक है, चेंज बहुत ज्यादा ना हो, उसी में कुछ बीच का एक रास्ता निकालें।
अगर ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है, एग्जाम्पल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ वर्किंग आवर बढ़ाने का कुछ है, वर्किंग आवर बढ़ाना चाह रही है, ठीक है, या कुछ ओवर टाइम से रिलेटेड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल चेंज कर रही है जबकि इंप्लॉइज का रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वर्किंग आवर तो खैर नहीं बढ़ा सकती है क्योंकि 8 ये लेबर लॉ में है, हर दिन मतलब 8 आवर का ही वर्किंग आवर होने चाहिए एक दिन में, तो उसमें नहीं। सपोज करिए ओवर टाइम के रूल रेगुलेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रही है जिसका एम्प्लॉयज विरोध कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज के साथ निगोशिएशन करके और एक प्रॉपर अग्रीमेंट बनाया जा सकता है जिससे ये जो एम्प्लॉयज है ये रेजिस्ट नहीं करेंगे चेंज को, ठीक है। तो ये सब कुछ मेथड्स है जिससे ओवरकम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है चेंज को, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ क्योंकि अभी वैसे एक टॉपिक और बच रहा है, ये वाला कर्ट लेविन थ्योरी ऑफ चेंज, बट ये जो टॉपिक है ना अब मैं अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करती हूँ क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, राइट। तो चलिए एक टॉपिक ये छोटा सा रह रहा है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बाकी तब तक यहाँ तक पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लिया करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग के एक एक लाइक से, एक एक कमेंट से। कमेंट करके भी बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।